मॉर्निंग प्यारे प्यारे बच्चों, चलो शुरू करते हैं हम लोग केमिस्ट्री। और इसमें हम लोग पढ़ेंगे वह सारे कंसेप्ट जो आप लोगों ने ऑलरेडी अपने 9th और 10th में पढ़ रखा है। यहाँ पर थोड़ा सा आपको एलेबोरेटेड फॉर्म मिलेंगे। रीज़न यही है कि आप 11th और 12th में आने वाले हो, तो 11th में आपको वो सारे कंसेप्ट ऐसा महसूस होगा कि हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है, इसके बारे में मुझे कुछ ना कुछ नॉलेज है। तो उसी पॉइंट ऑफ व्यू को रखते हुए हम लोगों ने आपका ये ब्रिज कोर्सेस रखा है, ताकि आपको ये महसूस ना हो कि हमने ये कंसेप्ट नहीं सुना है और इसके बारे में नहीं पढ़ा है। ठीक है, तो बहुत ही छोटे छोटे कंसेप्ट पढ़ेंगे यहाँ पर, उससे रिलेटेड आपको 11th 12th में पढ़ने को मिलेगा और वहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलो शुरू करते हैं ब्रिज कोर्सेस और केमिस्ट्री। तो यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे, सबसे पहले एक छोटा सा कंसेप्ट देख लेते हैं, साइंस। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं साइंस क्या होता है। ठीक है, साइंस होता है प्यारे बच्चों सिस्टमैटिक नॉलेज। सिस्टमैटिक नॉलेज को हम लोग क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? सिस्टमैटिक नॉलेज को हम लोग साइंस कहते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर आप सिस्टमैटिक नॉलेज लेते हो कि इसका मतलब ये जनरेट कैसे हुआ, इसका फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, उसके सारे मतलब इसका केमिकल कंपोजिशन क्या है, इसका यूजेज क्या है, ये सारे नॉलेज को हम लोग क्या कहते हैं? साइंस कहते हैं। क्लियर हो चुका है? उसी को हम लोग क्या कहते हैं? सिस्टमैटिक नॉलेज। सिस्टमैटिक नॉलेज ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट का जब आप क्या करते हो, एक ऑल डिटेल्स जानने की कोशिश करते हो, सारे प्रॉपर्टीज सारे कंसेप्ट जानने की कोशिश करते हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? साइंस कहते हैं। क्लियर हो चुका है? ठीक है, चलो अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर ब्रांचेज ऑफ साइंस। ठीक है प्यारे बच्चों, तो हम लोग क्या देख लेते हैं? ब्रांचेज ऑफ साइंस। साइंस को कितने टाइप्स में डिवाइड किया गया है और कितने ब्रांच में डिवाइड किया गया। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पर होता है प्यारे बच्चों सोशल साइंस। नाम तो सुना होगा ना आप लोगों ने, सोशल साइंस। इसको शॉर्ट फॉर्म में SST भी कहते हैं, सोशल साइंस स्टडी भी कहते हैं, इस तरह से। ठीक है, यहाँ पर हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं? वी स्टडी हियर अबाउट behavior of human beings towards the society। एक सेकेंड, towards the society और कल्चर कह सकते हो, और कल्चर। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। मतलब सोशल साइंस में क्या पढ़ते हैं? आपने पढ़ा होगा ना सोशल साइंस, जहाँ पर ये होता है हमारे पास सिविक्स होते हैं, हिस्ट्री होते हैं, ज्योग्राफी होते हैं, वो सारे किस में आता है? सोशल साइंस में आता है। और वहाँ पर हम लोग यही तो पढ़ते हैं कि हमारा समाज के लिए क्या ड्यूटीज़ हैं, क्या हमें वहाँ पर अपना मतलब हमें क्या करना चाहिए समाज के लिए, यही सारे कल्चर्स सोसाइटी के लिए हम लोग क्या करते हैं? पढ़ते हैं। इसमें क्या क्या आता है? यहाँ पर आता है सोशियोलॉजी। कौन कौन से कंसेप्ट, यहाँ कौन कौन से बुक पढ़ते हैं हम लोग? यहाँ पर आता है हमारे पास सोशियोलॉजी होता है। ठीक है, सोशियोलॉजी होता है, क्लियर है। उसके बाद इकोनॉमिक्स होता है, पढ़ा होगा ना आपने। उसके बाद हिस्ट्री होता है, पढ़ा होगा, हिस्ट्री होता है। उसके बाद साइकोलॉजी होता है, ठीक है। तो ये सारे बुक्स हम लोग कहाँ पढ़ते हैं? सोशल साइंस में पढ़ते हैं। क्लियर हो चुका है? तो सोशल साइंस क्या है? यहाँ पर स्टडी ऑफ द ह्यूमन बिहेवियर टुवर्ड्स द सोसाइटी और ऑन इट्स कल्चर। राइट, समझ में आ गया होगा आप लोग कि हमारा समाज के लिए क्या ड्यूटीज़ हैं, हमें क्या करना चाहिए समाज के लिए। ठीक है, तो इस सब के बारे में यहाँ पर पढ़ते हैं। दूसरा आता है हमारे पास प्यारे बच्चों, दूसरा आता है नेचुरल साइंस। दूसरा क्या होता है? नेचुरल साइंस। ये दूसरा टाइप है साइंस का। ठीक है, यहाँ पर हम लोग स्टडी करते हैं नेचुरल प्रोसेस का। किसके बारे में? स्टडी अबाउट नेचुरल प्रोसेस। अब नेचुरल प्रोसेस क्या होता है? नेचुरल प्रोसेस तो आपने पढ़ा होगा, फिजिकल, केमिकल, पढ़े हो ना, केमिकल प्रोसेस। उसके बाद क्या होता है? बायोलॉजिकल प्रोसेस। इस सब के बारे में हम लोग यहाँ पर स्टडी करते हैं।
ठीक है। और अगर आपको मैं यहाँ पर बता दूँ ना, तो फिजिकल प्रोसेस, केमिकल प्रोसेस, बायोलॉजिकल प्रोसेस, मतलब वी स्टडी अबाउट फिजिक्स, केमिस्ट्री, और बायोलॉजी। हम लोग इस सब को, ये सारे बुक्स नेचुरल साइंस में पढ़ते हैं। तो अगर आपको पूछा जाए कि नेचुरल साइंस क्या होता है, तो नेचुरल साइंस में हम लोग क्या पढ़ते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के बारे में पढ़ते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? ओके, चलो। अब उसके बाद थर्ड एक और है जो बच्चे वाली है, देखो वो क्या होता है, फॉर्मल साइंस। क्या होता है हमारे पास, फॉर्मल साइंस। फॉर्मल साइंस क्या होता है बच्चे, यहाँ पर हम लोग लैंग्वेज के बारे में पढ़ते हैं। स्टडी अबाउट, मैं मेंशन कर दे रहा हूँ यहाँ पर, स्टडी अबाउट, आपको नोट्स भी मिल जाएगा। स्टडी अबाउट लैंग्वेज ऑफ साइंस, लैंग्वेज ऑफ साइंस, लैंग्वेज ऑफ साइंस के बारे में पढ़ते हैं। एग्जाम्पल में कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, जैसे आप लॉजिक पढ़ते हो, लॉजिक गेट्स, ये सब पढ़ते हैं हम लोग, लॉजिक। उसके बाद क्या होता है हमारे पास, मैथमेटिक्स, जो मैथ्स पढ़ते हैं ना हम लोग, मैथमेटिक्स को किस में रखते हैं हम लोग, फॉर्मल साइंस में रखते हैं। मैथ्स साइंस नहीं है, मैथ्स फॉर्मल साइंस के अंडर आता है। और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ये किसके अंदर आता है, नेचुरल साइंस के अंदर आता है। आइए समझ में, मैथ्स किसके अंदर आएगा, फॉर्मल साइंस के अंडर, और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी किसके अंडर आएगा, नेचुरल साइंस के अंडर आएगा। इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी ये किसके अंडर आएगा, सोशल साइंस के अंडर आएगा। समझ में आ गई? ओके, वेरी गुड प्यारे बच्चों, चलते हैं हम लोग आगे, नेक्स्ट कंसेप्ट हम लोग स्टडी करते हैं यहाँ पर। ओके, अब आते हैं हम लोग प्यारे बच्चे, हमें तो पढ़ना है फिजिक्स और बायो, तो आप अलग कंटेंट पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग किसके बारे में पढ़ लेते हैं, केमिस्ट्री। केमिस्ट्री किस में आता है, याद है आपको, नेचुरल साइंस में आता है। किस में आता है, नेचुरल साइंस। नेचुरल साइंस इंक्लूड्स केमिस्ट्री, पता है ना आपको, केमिस्ट्री किस में आता है, नेचुरल साइंस में आता है। तो चलिए हम लोग केमिस्ट्री पढ़ते हैं, केमिस्ट्री क्या होता है। अब हम लोग किस पे आ रहे हैं, केमिस्ट्री पे। तो केमिस्ट्री क्या होता है बच्चे, केमिस्ट्री होता है, इट इज़ द स्टडी ऑफ मैटर। किसका स्टडी है ये, मैटर। अब मैटर तो आपने 8th क्लास से ही पढ़ना शुरू क्या कर दिया होगा ना, मैटर आर दोज थिंग्स विच हैव मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, राइट। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं। तो स्टडी ऑफ मैटर, ठीक है। उसके बाद इट्स कंपोजिशन, मतलब वो हम मैटर जो किससे मिलके बना हुआ होता है। अब मैटर को भी हम लोग डिवाइड करते हैं, पता है ना आपको, मैं अभी बताता हूँ आपको। तो वो किससे मिलके बना होता है मैटर, उसके कंपोजिशंस, उसके बाद उस मैटर के प्रॉपर्टीज, राइट। तो जब आप इस सब के बारे में स्टडी करते हो, मैटर, उसके कंपोजिशंस, उसके प्रॉपर्टी, तो उसी को हम लोग क्या कह देते हैं, केमिस्ट्री कह देते हैं। एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। जनरली यहाँ पर हम लोग इन केमिस्ट्री हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं प्यारे बच्चों, एटम्स, पता होगा आपको, मॉलिक्यूल्स एंड आयंस, ठीक है। और एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड आयंस को हम लोग कहते हैं, एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड आयंस को हम लोग क्या कहते हैं, पार्टिकल कहते हैं केमिस्ट्री में। क्या कहते हैं, पार्टिकल्स। कोई पूछे केमिस्ट्री में पार्टिकल्स क्या होता है, तो एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस, इसको हम लोग क्या कहते हैं, पार्टिकल्स कहते हैं कलेक्टिवली। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, और यही पार्टिकल्स जब कंबाइन करता है, पार्टिकल कंबाइंस, एक जस्ट मोमेंट, पार्टिकल मतलब या तो एटम, या तो मॉलिक्यूल्स, या आयंस, कंबाइन विथ ईच अदर टू फॉर्म क्या बनाता है ये, कंपाउंड बनाता है। क्या बनाता है, कंपाउंड्स बनाता है। ये नोट्स तो मिलेगा आपको, ठीक है ना। तो पार्टिकल्स कंबाइन करता है एक दूसरे से, तो क्या बनाता है, कंपाउंड्स बनाता है। तो पार्टिकल क्या हो गया, कभी भी आपसे पूछा जाए केमिस्ट्री में पार्टिकल्स, व्हाट इज पार्टिकल्स, व्हाट आर पार्टिकल्स, तो एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड आयंस। समझ में आ गई। तो केमिस्ट्री क्या है प्यारे बच्चों, इट इज द स्टडी ऑफ मैटर, इट्स कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, केमिस्ट्री कहते हैं। क्लियर हो गया। तो चलो अब हम लोग क्या करते हैं, ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री के बारे में बात कर लेते हैं। ब्रांचेज, जस्ट अ मोमेंट, ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री, मतलब केमिस्ट्री के कितने ब्रांच होते हैं।
केमिस्ट्री के बहुत ब्रांचेज होते हैं प्यारे बच्चों, बट हमें जो पढ़ना है ना हमारे सिलेबस में जो है, और हमें जो 12th तक या BSc MSc तक पढ़ना है उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री क्या होता है हमारे पास? पहला होता है फिजिकल केमिस्ट्री। क्या होता है? फिजिकल केमिस्ट्री। जब आप 11th में आएंगे तो वहाँ पर आप देखेंगे केमिस्ट्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। फिजिकल केमिस्ट्री, उसके बाद इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं फिजिकल केमिस्ट्री क्या होता है। तो सबसे पहले देखो फिजिकल केमिस्ट्री में क्या होता है। यहाँ पर हम लोग वी स्टडी अबाउट कैलकुलेशंस। किसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं प्यारे बच्चों? कैलकुलेशन, मैथमेटिकल कैलकुलेशन के बारे में स्टडी करते हैं। मैथमेटिकल कैलकुलेशन मतलब फिजिकल केमिस्ट्री में आप किसके बारे में स्टडी करोगे? बोलो। मैथमेटिकल कैलकुलेशन के बारे में स्टडी करेंगे। जैसे आप क्या स्टडी करोगे? एग्जांपल देख लो। जैसे आपने क्या पढ़ लेना यहाँ पर? मोल कंसेप्ट। तो मोल कंसेप्ट किस में आता है? फिजिकल केमिस्ट्री में आता है। ओके। उसके बाद स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट आप पढ़ोगे 11th में। स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट जो रिएक्शन को बैलेंस करते हैं ना, उसके बाद जो नंबर मिलता है लेफ्ट साइड ऑफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कहते हैं। ठीक है। उसके बाद मोलरिटी पढ़े हो ना? मोलरिटी। उसके बाद मोलालिटी, उसके बाद नॉर्मलिटी। तो ये सारे क्या कहलाते हैं? कंसंट्रेशन टर्म कहलाते हैं। तो इस सब के बारे में हम लोग कहाँ पर पढ़ते हैं? फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद प्यारे बच्चों हम लोग यहाँ पढ़ते हैं रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन मतलब अगर कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो वो किस रेट से हो रहा है, आई समझ में? तो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इसको डिफाइन करते हैं कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। पढ़ेंगे हम लोग फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन और फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। तो उसी तरह से इसी को हम लोग क्या कह देते हैं? रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन कह देते हैं। ठीक है। तो ROR मतलब रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, तो कंसंट्रेशन बाय टाइम। क्लियर हो गया? पढ़ेंगे, टेंशन मत लो। तो अभी हम लोग देख रहे हैं कि फिजिकल केमिस्ट्री में क्या पढ़ते हैं कि अगर कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है, तो किस रेट से हो रहा है? वो स्लो रिएक्शन है, मॉडरेट रिएक्शन है या फास्ट रिएक्शन है? पढ़ा होगा ना आपने। स्लो रिएक्शन, उसके बाद मॉडरेट रिएक्शन, उसके बाद फास्ट रिएक्शन। तो इस सब टाइप्स ऑफ रिएक्शन है, और ये किसका टाइप्स है? ये रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन का। तो इसको भी हम लोग किस में पढ़ते हैं? फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। क्लियर हो गया? उसके बाद प्यारे बच्चों यहाँ पर पढ़ते हैं हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल के बारे में भी यहाँ पढ़ते हैं। कौन सा सेल? वो बायो वाला सेल नहीं, बैटरी जिसको कहते हैं, बैटरीज के बारे में। यहाँ पर भी हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं? सेल के बारे में, बैटरी में। और ये कहाँ पर पढ़ते हैं हम लोग? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं। कहाँ पढ़ते हैं? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं। 12th में एक चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ओके, वहाँ पर हम लोग इसको स्टडी करते हैं। तो यहाँ पर सेल पढ़ते हैं, प्राइमरी सेल, सेकेंडरी सेल, राइट, लेड स्टोरेज सेल, बहुत सारे सेल के बारे में स्टडी करते हैं। वहाँ पर रिएक्शंस भी देखते हैं। तो ये सब भी किस में आता है? फिजिकल केमिस्ट्री में आता है। क्लियर हो गया? अब आ जाओ प्यारे बच्चों, हम लोग दूसरा टाइप्स देख लेते हैं यहाँ पर, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक, जस्ट अ मोमेंट, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किसके बारे में स्टडी करते हैं हम लोग? सिंपल समझो, यहाँ पर एलिमेंट्स के बारे में स्टडी करते हैं। एलिमेंट्स अब पढ़ा होगा ना, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, ये सारे क्या हैं? एलिमेंट्स है। जो पेरियोडिक टेबल है प्यारे बच्चों, पेरियोडिक टेबल याद है ना आपको? पढ़ा होगा 10th में, आपने 10th में पढ़े हो ना पेरियोडिक टेबल। तो वो पेरियोडिक टेबल सबका जो स्टडी करते हैं हम लोग, एटॉमिक साइज, रेडियस, उसके बाद एलिमेंट्स का क्या पढ़ते हैं हम लोग? मेटालर्जी पढ़े हो ना? मतलब कैसे उसको हम लोग 11th में पढ़ते हैं। मेटालर्जी मतलब उसको एक्सट्रैक्शन कैसे करते हैं, मेटल का एक्सट्रैक्शन कैसे करते हैं, उसी को मेटालर्जी कहते हैं। तो मेटालर्जी, पेरियोडिक टेबल, ये सारे किस में पढ़ते हैं प्यारे बच्चों? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। किस में पढ़ते हैं? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। समझ में आ चुका होगा आपको कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, जहाँ पर पेरियोडिक टेबल पढ़ेंगे, मेटालर्जी पढ़ेंगे, एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो इस सबको, पेरियोडिक टेबल तो बहुत वास्ट हो गया ना, ग्रुप एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक पढ़े होगा ना आपने, एफ ब्लॉक, ये सब पेरियोडिक टेबल में ही आता है। ठीक है। तो मेटालर्जी भी, ये सारे हम लोग कहाँ पर पढ़ते हैं? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। जस्ट एक ओवरव्यू बता रहा हूँ, जब हम लोग 11th में आएंगे तो वहाँ पर तो डेप्थ नॉलेज करेंगे। ओके, तो अभी मैं आपको एक ओवरव्यू बता रहा हूँ। क्लियर हो गया? यहाँ पर प्यारे बच्चों और भी पढ़ते हैं हम लोग एसिड, बेस, सॉल्ट्स,
ये सब भी हम लोग कहाँ पर पढ़ते हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ही पढ़ते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। कौन सा एसिड्स, इनऑर्गेनिक एसिड, राइट, समझ में आ गया। तो ये सब किस में पढ़ते हैं हम लोग, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। अब तीसरा होता है हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या आता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या पढ़ते हैं प्यारे बच्चों, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ते हैं। स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग क्या पढ़ते हैं, स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है, यहाँ पर ऑर्गेनिक कंपाउंड हम लोग कहते हैं जो क्या होता है, कार्बन एंड हाइड्रोजन कंटेन करता है, उसको ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। कंपाउंड कंटेन्स कार्बन एंड हाइड्रोजन। मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ, एक जस्ट अ मोमेंट, अच्छे से मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आपको। कंपाउंड कंटेन्स कार्बन एंड हाइड्रोजन। कार्बन और हाइड्रोजन कंटेन करेगा, उसको क्या कहते हैं हम लोग, उसको हम लोग कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। लेकिन अगर पर्टिकुलर सिर्फ कार्बन एंड हाइड्रोजन है, जिसको हम लोग हाइड्रोकार्बन कहते हैं, सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन। जैसे मान लो CH4, C3H8, C4H10, ये सारे क्या हैं, हाइड्रोकार्बन है, ये सारे हाइड्रोकार्बन है। क्लियर हो चुका है ना। और अगर वहीं पर दे दे आपको CH3COOH, तो ये क्या होगा, ये होगा ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये क्या होगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्यों, यहाँ पर कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है और साथ साथ ऑक्सीजन भी है, जिसको ऑर्गेनिक कंपाउंड कहेंगे हम लोग। क्लियर हो चुका है कि नहीं हो चुका। जैसे आपको दे दे यहाँ पर आपको ना कार्बन एंड हाइड्रोजन के अलावा एक्सेप्ट आपको ऑक्सीजन भी मिलेगा, नाइट्रोजन भी मिलेगा, कभी कभी सल्फर भी मिल जाएगा। तो ये सारे कंपाउंड जब आपको इसके साथ मिलेंगे तो उसको हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। क्लियर हो चुका है। जैसे CH3, जैसे आप देख लो, ये फिनॉल हो गया, ये क्या है, बेंजीन है, पढ़ा होगा आपने, ये बेंजीन है ना, बेंजीन, इसके ऊपर OH लगा दिया तो क्या हो गया, फिनॉल हो गया। तो ये सारे अल्कोहल, यहाँ पर क्या क्या पढ़ते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड में, आपने 10th में पढ़ा होगा, अल्कोहल पढ़ते हैं हम लोग, राइट। एल्डिहाइड पढ़ते हैं, एल्डिहाइड्स पढ़ते हैं। उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में पढ़ते हैं। उसके बाद इथर के बारे में पढ़ते हैं हम लोग। उसके बाद कीटोन के बारे में पढ़ते हैं, कीटोन्स। ओके, तो ये सारे किस में पढ़ते हैं, ओवरव्यू तो आ चुका होगा ना, इतना तो समझ गया होगा ना आपने कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या पढ़ते हैं हम लोग, अल्कोहल, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, ईथर, कीटोन्स, राइट। अब तो समझ में आ चुका होगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सब क्या हमारा हो गया, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हम लोग क्या पढ़ते हैं, क्या होता है, जस्ट वी आर टेकिंग एन ओवरव्यू। ओके, कंसेप्ट क्लियर हो चुका है। चलो अब देख लेते हैं प्यारे बच्चों यहाँ पर एप्लीकेशन ऑफ केमिस्ट्री। एप्लीकेशन मतलब होता है इसका यूजेज। एप्लीकेशन मतलब यूजेज ऑफ केमिस्ट्री, मतलब केमिस्ट्री हमारे डेली लाइफ में कहाँ पर यूज होता है, मतलब केमिस्ट्री का हमारे ज़िंदगी में यूज कहाँ है। तो सबसे पहले इसका यूज आता है प्यारे बच्चों, मेडिसिन। आप जितना भी मेडिसिन लेते हो ना, वो सारे क्या है, केमिकल्स है। मेडिसिन्स क्या है, मेडिसिन्स आर केमिकल्स, और इसको ड्रग्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ड्रग्स। मेडिसिन्स आर ड्रग्स और केमिकल्स। तो वो केमिकल है तो केमिकल ही बनाया गया होगा ना प्यारे बच्चों, केमिकल कंपाउंड्स है वहाँ पर, तो वो केमिकल कंपाउंड होता है। तो वहाँ पर केमिस्ट्री का यूज है मेडिसिन में। जैसे आप मान लो आपने क्या ले लिया, एंटीसेप्टिक ले लिया। क्या ले लिया, एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक्स क्या होता है, मान लो कहीं पर आपको कट हो गया, कहीं पे कुछ आपका वुंड्स हो गए, कहीं पे कट हो गया, तो वहाँ पर हम लोग क्या लगा देते हैं, डिटॉल लगा देते हैं कि नहीं लगा देते, तो वो एंटीसेप्टिक की तरह बिहेव करता है, तो एंटीसेप्टिक हो गया। कहीं पर मान लो डिसइंफेक्टेंट की बात कर लेते हैं, किसकी बात कर लेते हैं, डिसइंफेक्टेंट। अब डिसइंफेक्टेंट क्या होता है, हम लोग देखा होगा जो घर का जो फर्श होता है उसको साफ करते हैं फिनॉल से। किससे साफ करते हैं, फिनॉल से, फिनॉल, उससे घर को साफ करते हैं हम लोग, करते हैं ना। तो वो क्या होता है, हमारा डिसइंफेक्टेंट होता है। तो डिसइंफेक्टेंट को हम लोग क्या करते हैं, घर वॉश करने के लिए जो सरफेस को वॉश करते हैं वो डिसइंफेक्टेंट, वो भी क्या होता है, फिनॉल भी क्या है, केमिकल कंपाउंड्स है। तो एंटीसेप्टिक्स, डिसइंफेक्टेंट, उसके बाद एंटीबायोटिक्स
पढ़ा होगा ना एंटीबायोटिक्स। अगर किसी को फीवर लग जाता है बच्चे को, तो वहाँ पर हम लोग क्या देते हैं, एंटीबायोटिक्स। मेडिसिन तो देते हैं, साथ साथ कहते हैं कि इसको एक एंटीबायोटिक भी दे दो। पढ़ेंगे हम लोग, पढ़ेंगे, टेंशन मत लो। अभी एक ओवरव्यू देखो, एंटीबायोटिक दे देते हैं उसको। तो एंटीबायोटिक क्या होता है, जैसे हम वहाँ पर क्या करते हैं, पेनिसिलिन का नाम सुना होगा आपने, पेनिसिलिन, ठीक है ना, पेनिसिलिन हो गया। उसके बाद और भी बहुत सारा है पेनिसिलिन, तो जस्ट ये कॉमन नेम है पेनिसिलिन, तो अपने बच्चे से नाम सुना होगा ना। तो ये एंटीबायोटिक की तरह काम करता है, ठीक है। और भी होता है जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन, तो आपको नाम यही नहीं याद रखना है, ठीक है ना। आप इतना समझो, ये एंटीबायोटिक, डिसइंफेक्टेंट, एंटीसेप्टिक, उसके बाद हम लोग और भी लेते हैं, पता है आपको, एंटाएसिड। अगर किसी को पेट में गैस हो जाए, ठीक है ना, तो वहाँ पर क्या खाते हैं हम लोग, एंटाएसिड कर लेते कि नहीं लेते। जैसे हमने क्या ले लिया, MgOH, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड पिला देते हैं उसको, पिलाते हैं ना, तो वो एंटाएसिड। क्यों, जब गैस बन जाए तो हम लोग क्या लेते हैं, MgOH ऐसे लेते हैं। तो ये हमारा एंटाएसिड्स, ये सब क्या है, मेडिसिन है। तो एंटाएसिड्स, एंटीबायोटिक्स, डिसइंफेक्टेंट, एंटीसेप्टिक, हमने एक एक एग्जाम्पल भी दे दिया आपको याद रखने के लिए, ठीक है ना। एंटाएसिड का एग्जाम्पल मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, पेनिसिलिन एंटीबायोटिक का, डिसइंफेक्टेंट फिनॉल का, एंटीसेप्टिक डिटॉल हो गया, ठीक है। तो ये सब हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं अपने डेली लाइफ में, पता ही होगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, उसके बाद तो आप कॉमन सा आपने ये भी देखा, इन सोप एंड डिटर्जेंट, जो सोप एंड डिटर्जेंट बनता है वहाँ पर भी केमिकल कंपाउंड होता है। सोप क्या होता है बच्चे, सोडियम एसीटेट यूज करते हैं, वहाँ पर सोडियम एसीटेट यूज करते हैं ना, राइट। तो इसको हम लोग यूज करते हैं, वहाँ पर कार्बन का कितना होता है, जैसे C17H35 और COONA, ठीक है ना। ये सोडियम एस्टरेट है, सोडियम एस्टरेट। अरे बच्चे 10th में पढ़ा होगा आपने, याद करो एक बार, सोडियम एस्टरेट। ये साबुन है हमारा, क्या, ये सोप है ना। तो इस तरह से हम लोग क्या बनाते हैं, साबुन बनाते हैं। यहाँ पर भी देखो केमिकल कंपाउंड है ना, कार्बन कंपाउंड है, सोडियम है, ये सब मेटल्स है। तो ये क्या हमारे पास सोप एंड डिटर्जेंट या क्लीनर्स जो होता है, जो हम लोग वॉश करते हैं, बाथरूम वॉश करते हैं, क्लीनर्स, वो भी क्या होता है प्यारे बच्चों, वो भी हमारा केमिकल कंपाउंड होता है, जो केमिस्ट्री का यूज है यहाँ पर, है ना। केमिकल यूज कर रहे हैं मतलब केमिस्ट्री यूज कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद प्यारे बच्चों हम लोग इन एग्रीकल्चर, अरे जो हम लोग फॉर्मर, हमारा खेती होता है ना, जो फॉर्मर्स क्या करते हैं, खेत करते हैं, जो देखा होगा ना आपने, खेती करते हैं वो लोग। तो एग्रीकल्चर में क्या यूज करते हैं वो लोग, फर्टिलाइजर्स का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, फर्टिलाइजर्स का यूज करते हैं। फर्टिलाइजर्स का एग्जांपल ले लो, जैसे यहाँ पर ले लेते हैं हम लोग यूरिया, नाम सुना होगा ना आपका, यूरिया क्या होता है इसका एग्जांपल, NH2CONH2, ये यूरिया का फॉर्मूला है, ठीक है ना। जो यूरिया किसान लोग क्या करता है, अपने खेत में जाके डालता है, तो ये यूरिया फर्टिलाइजर्स है। तो बताओ केमिकल कंपाउंड है या नहीं है केमिकल कंपाउंड। मतलब इस केमिकल कंपाउंड का यूज होता है, हम लोग एग्रीकल्चर में भी यूज करते हैं। उसके बाद आप ले सकते हो अमोनियम सल्फेट, ये अमोनियम सल्फेट भी क्या हमारे पास, अमोनियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या होगा, NH4 ओके, ये अमोनियम सल्फेट है। और इसका ये हमारा पास ये क्या है, फर्टिलाइजर्स है। किसान क्या करता है, इसको खेत में यूज करता है, फसल मतलब अपने फर्टिलिटी को मेंटेन करने के लिए, अपने खेत की फर्टिलिटी को मेंटेन करने के लिए। आई समझ में। उसके बाद और भी बहुत सारे होते हैं, जैसे हर्बिसाइड्स, ओके। उसके बाद CIDE होगा, CIDE, हर्बिसाइड्स, ओके। इंसेक्टिसाइड्स, इंसेक्ट को मारने के लिए जो दवाई का यूज करते हैं, जो हमारे पास जो घास होते हैं ना, घास जो होते हैं, जो छोटे छोटे अनवांटेड प्लांट्स होते हैं, उसको खत्म करने के लिए, किल करने के लिए हम लोग हर्बिसाइड्स यूज करते हैं। इंसेक्ट को मारने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, इंसेक्टिसाइड्स यूज करते हैं। दीज ऑल आर केमिकल्स, ओके, विच आर यूज्ड इन एग्रीकल्चर। तो यहाँ पर भी केमिस्ट्री का यूज होता है प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं इन फूड इंडस्ट्री में भी हम लोग केमिकल का यूज करते हैं, मतलब केमिस्ट्री का यूज करते हैं। कहाँ पर यूज करते हैं, जहाँ पर मान लो हम लोग कोको कोला या कोई भी चीज़, कोल्ड ड्रिंक्स
पीते हैं तो वहाँ पर किसका यूज़ करता है, फ्लेवर का यूज़ किया जाता है, फ्लेवर का यूज़ करते हैं उसका टेस्ट को चेंज करने के लिए। तो वो भी क्या करता है, केमिकल्स को यूज़ किया जाता है वहाँ पर। अगर कोई भी मान लो आपने देखा होगा कभी कभी ऐसा भी होता है जो हम लोग दाल खाते हैं, पल्सेस खाते हैं, पल्सेस, अब वो पल्स बहुत दिन से रखा पड़ा हुआ है तो वो ख़राब हो जाता है, उसका जो शाइनिंग होता है वो ख़त्म हो जाता है। तो पल्स को फिर से शाइन करने के लिए वहाँ पर पल्स के ऊपर क्या डाल दिया जाता है, कुछ केमिकल डाल दिया जाता है। तो पल्स बिल्कुल एकदम पीला पीला सा पल्स आपको लगेगा, बिल्कुल एकदम अभी एकदम मतलब नया नया पल्सेस है ये, ठीक है। तो इस तरह से आपको क्या होगा, फ्लेवर यूज़ करने के लिए केमिकल यूज़ करते हैं। जो कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं ना हम लोग, माजा या जो भी कोल्ड ड्रिंक्स यूज़ करते हैं, तो वहाँ पर आपको मैंगो का टेस्ट आता है, कहीं पर भी एक अलग टेस्ट आता है। तो वो किसकी वजह से आता है, वहाँ पर केमिकल यूज़ किया जाता है अलग अलग फ्लेवर्स करने के लिए, अलग अलग टेस्ट डालने के लिए। ओके, तो वो केमिकल होता है। क्लियर हो चुका होगा। पल्सेस को मतलब कोई भी शाइनिंग करने के लिए, कोई भी अपीयरेंस फूड का शाइनिंग मेंटेन करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, वहाँ पर केमिकल यूज करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद यूज करते हैं एज अ फूड प्रिजर्वेटिव्स, फूड प्रिजर्वेटिव्स, फूड प्रिजर्वेटिव्स, ठीक है। फूड प्रिजर्वेटिव में भी यूज करते हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा क्या पढ़ा होगा आपने, ये ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी BHA एंड BHT, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिलीन। याद करो 10th में ये पढ़ने के लिए है। रैंसिडिटी, रैंसिडिटी पहला चैप्टर है केमिकल रिएक्शन में, वहाँ पे रैंसिडिटी आपने पढ़ा होगा, और वहाँ पे पढ़ा होगा आपने BHA एंड BHT। ये फूड प्रिजर्वेटिव्स या क्या कहते हैं इसको हम एंटीऑक्सीडेंट भी कहते हैं, एंटीऑक्सीडेंट कहते हैं, जो फूड को ऑक्सीडेशन होने से बचाता है। जैसे आपने समोसा ले लिया तो आप जब खाते हो तो वो क्या होता है, रेंसिडिटी की वजह से वो क्या हो जाता है, उसमें क्या आने लगता है, बैड स्मेल आ जाता है, वो खाने के लायक नहीं रहता। आप उसको बाहर में छोड़ दो तो वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है, तो उसके टेस्ट क्या हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। तो वो क्या होता है, ऑक्सीडेशन शो कर जाता है। तो वहाँ पर एंटीऑक्सीडेंट मिलाते हैं, क्या मिलाते हैं, एंटीऑक्सीडेंट मिलाते हैं। जैसे हमने क्या मिला दिया, BHA मिला दिया या BHT मिला दिया, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिलीन या ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोल्यून कहते हैं इसको। एक मैं लिख देता हूँ आपको, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी ए है तो क्या होगा, एनिलीन होगा, क्या होगा, एनिलीन होगा। क्लियर हो चुका है। और यहाँ पे T है तो क्या होगा, टोल्यून होगा, टोल्यून, ठीक है ना। तो इस तरह से ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिलीन, ब्यूटा हाइड्रोक्सी टोल्यून, ये सब हम लोग यूज करते हैं फूड प्रिजर्वेटिव्स में। क्लियर हो चुका है, या फिर एंटीऑक्सीडेंट। क्लियर हो चुका है। फूड प्रिजर्वेटिव में हम लोग एक और यूज करते हैं, उसको हम लोग कहते हैं सोडियम बेंजेनोएट। सोडियम बेंजेनोएट क्या होगा उसका फॉर्मूला, C6H5COONA। इसको हम लोग क्या कहते हैं, सोडियम बेंजेनोएट कहते हैं। सोडियम बेंजेनोएट फेमस है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये हम लोग फूड प्रिजर्वेटिव में यूज करते हैं। और जनरली BHA और BHT को यूज करते हैं हम लोग एंटीऑक्सीडेंट में। BHA एंड BHT को कहाँ यूज करते हैं हम लोग, ये BHA और BHT कहाँ यूज करते हैं, एंटीऑक्सीडेंट में। मतलब इसको अगर आपने फूड में मिला दिया ना तो वो फूड जल्दी खराब नहीं होगा। आ रही समझ में, क्लियर हो चुका है। यहाँ तक हमने देख लिया प्यारे बच्चों। एक और देख लो यहाँ पर, जैसे यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, बेकिंग सोडा का यूज करते हैं। बेकिंग सोडा, एक सेकेंड, बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है, NaHCO3। ये बेकिंग सोडा है। यहाँ पर हम लोग यूज करते हैं, जब आप क्या करते हो, इसको यूज करते हैं एज अ बल्किंग एजेंट, BULKING, बल्किंग एजेंट। मतलब अगर कोई भी बेकिंग सोडा डाल दे, जैसे आपने देखा होगा जो केक हम लोग खाते हैं, केक, ठीक है ना, या जो भी हम लोग वो फूड्स होता है ना, जो आपको क्या कहते हैं, ब्रेड जो होता है हमारा, तो उसमें क्या करते हैं, बेकिंग सोडा का यूज करते हैं, ताकि वो क्या हो जाए, वहाँ पर वो फ्लपी हो जाए। और बल्किंग एजेंट, उसको बल्किंग एजेंट भी कहते हैं, ताकि वो क्या हो जाए, वहाँ पर फ्लपी टाइप का हो जाए। क्लियर। तो बेकिंग सोडा भी क्या हमारे पास, NaHCO3, ये बेकिंग सोडा, और इसको हम लोग केक सब में यूज करते हैं। क्लियर हो गया। ब्रेड में यूज करते हैं एज अ बल्किंग रिएजेंट और एजेंट। क्लियर हो चुका है। तो यहाँ पर भी आपने क्या देखा, बहुत सारे केमिकल्स हम लोग फूड इंडस्ट्री में यूज करते हैं, फ्लेवर के लिए,
पल्सेस मतलब या कोई भी मटेरियल को क्या करने के लिए, उसका अपीयरेंस शो करने के लिए, उसके बाद फूड प्रिजर्वेटिव में, एंटीऑक्सीडेंट में, उसके बाद बैकिंग एज बैकिंग सोडा और भी बहुत कुछ है प्यारे बच्चों। ये तो जस्ट ओवरव्यू मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये सारे क्या है हमारे पास एप्लीकेशन ऑफ केमिस्ट्री, मतलब एप्लीकेशन केमिस्ट्री का यूज कहाँ। तो पहले आप कहाँ देखोगे, मेडिसिन में, जितने भी मेडिसिन हम लोग लेते हैं ना सारे में केमिकल, सारे केमिकल्स हैं, ड्रग्स हैं, वहाँ पर भी केमिस्ट्री ही यूज हुआ है। सॉप्स, डिटर्जेंट, क्लीनर्स, एग्रीकल्चर में जो भी फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं, फूड इंडस्ट्री में जो भी फ्लेवर के लिए या फूड प्रिजर्वेटिव्स या बेकिंग सोडा, ये सारे क्या हमारे पास एप्लीकेशंस ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आपको नोट्स तो मिल जाएगा, आप एक बार इसको रिव्यू कर लेना। और इसमें कुछ नहीं, एकदम बच्चे वाली कहानी, आपने ये ऑलरेडी पढ़ रखा है, हमने तो सिर्फ यहाँ पर आपको एक बार क्या करवाया, रिव्यू करवाया हुआ। ठीक है, तो आप एक बार याद कर लेना, इसको पढ़ लेना। और ये मेडिसिन वाला जरूर याद रखना, क्योंकि ये आगे आपको 11th में पढ़ना भी है, 11th-12th में। एंटीसेप्टिक, डिसइंफेक्टेंट, एंटीबायोटिक, एक एक एग्जाम्पल जरूर अभी से याद करने की कोशिश कर लेना। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में प्यारे बच्चों। स्टडी करते रहें और एक जुनून के साथ आओ और अच्छे से तरीके से पढ़ाई करो। ठीक है प्यारे बच्चों, मेहनत करते रहिए। टेक केयर।